लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। टोटल माइक्रो इकोनॉमिक्स में लगभग 16 क्वेश्चंस होंगे। 16 क्वेश्चंस में से हम डेली अगर दो दो क्वेश्चंस करेंगे तो 8 दिन में सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। एंड किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है। और सबसे अच्छी बात, अगर मन में किसी के भी कभी भी डाउट चलें, कभी भी टेंशन्स आएँ एग्ज़ाम को लेकर, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हो। या तो मोबाइल ज़्यादा चला रहे हो, ये मैंने अभी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। या तो मोबाइल ज़्यादा चला रहे हो, एडिक्टेड हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा खाली हो। जब हम बहुत ज़्यादा जीवन में खाली हो जाते हैं तब मेंटल प्रेशर जैसी चीज़ें आती हैं। तो अपने आप को व्यस्त रखो। अगर इस समय स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो। अगर आगे चल के कुछ बन गए, टीचर बन गए, तो उसमें अपने आप को व्यस्त रखो। तो इट्स ऑल अबाउट बिजीनेस। बिज़ी रहो, तभी आप इन सब चीज़ों से निकल सकते हो। अदरवाइज़ आदमी कहाँ से कहाँ फंस रहा है, कहाँ से कहाँ फंस रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो जो चीज़ें मैं कहना चाहता था वो कहा। अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता की संस्कृति को समझाइए। तो दो चीज़ें पूछा है ना, तो सबसे पहले दोनों चीज़ों की डिफिनेशन लिख के दोनों का ग्राफ बना देते हैं। 2 पेज ऐसे ही भर जाएगा। अब मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसे सॉल्व करेंगे वैसे बता रहा हूँ। ओके, तो पहली चीज़ है अनधिमान वक्र। लिख के समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो दो वस्तुओं का ऐसा कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ा। दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जहाँ पर उपभोक्ता जो भी खरीदता है उसी को उपभोक्ता कहते हैं, कस्टमर कह लो, कुछ भी कह लो। दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जहाँ पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिले, ठीक है, संतुष्टि मिले, उसे अनधिमान वक्र की सहायता से दर्शाया जाता है। समझ के बात को, दर्शाया जाता है। अब देखो यहाँ पे एजम्पशंस क्या क्या, मान्यताएं मान लो, मान्यताएं क्या क्या मान लो। देखो, सबसे पहले किसी की डिफिनेशन लिखो, सेकंड पे मान्यताएं लिखो, थर्ड पे ग्राफ लिखो। पहली चीज़ मैंने मानी, क्या माना, दो वस्तुएं सेब व केला है, ठीक है। आप इसको सेब को x मान सकते हो, केला को y भी मान सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी बात हमने क्या कही, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, एक की जगह दूसरा हम खा सकते हैं, दोनों फल ही हैं। अब भैंस और आदमी में कंपैरिजन मत कर देना यार, वैसे ही फल और फल दोनों हैं, तो इन्हीं दोनों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। तो दोनों, बीच बीच में अंग्रेजी भी छांट देना, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल गुड्स हैं। समझ गए बात को। फिर तीसरा हम क्या कहेंगे, अब देखो मान्यता है, माना दो वस्तुएं सेब व केला है, दो सब्स्टिट्यूशन गुड्स हैं। तीसरा हम क्या मानेंगे कि जो कंज्यूमर है ना, जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता की आय समान है। क्योंकि आय बढ़ जाएगी तो भैया वो इन सब वस्तुओं को खरीदेगा क्यों, वो कीवी खाएगा, फिर और चीज़ें महंगी महंगी खाएगा। समझ गए ना बात को। तो उपभोक्ता की आय भी समान हो, और उपभोक्ता ना रेशनल हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो कि आज हम ई खाए हैं तो कल हम ऊ खाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। तो उपभोक्ता जो है रेशनल हो, रेशनल मतलब पढ़ा लिखा हो। अब तीसरे पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने दो वस्तुएं ली है ना, अब बहुत ध्यान से समझना। आधे पेज में तो ग्राफ हम रख देंगे, ठीक है, और इसके आधे पेज में इसी ग्राफ को एक्सप्लेन कर दो। समझ गए बात को, रोटी बनाओ, उसी को एक्सप्लेन कर दो कि मैंने ये किया, वो किया, ये किया, एक पेज भर गया। तो दिख रहा है ना। ओके, तो हम देखेंगे, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स पे हमने ले लिया सेब को, वाई पे हमने ले लिया केले को। मान लो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि तभी तो एक दूसरे के सामने है। अब मान लिया मैंने 5 सेब खरीदे। समझ गए बात को, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लो।
ये सभी दर्शाना होता है, मैथ में होता है, कोई बात नहीं है। 1 से लेके 5 तक, तो हमने यहाँ से 1 से लेके 5 तक यहाँ भी लिख लिया। 1 2 3 4 5। तो हमने 5 केले और 5 सेब खरीदे, समझ गए? बोले हाँ। लेकिन मैं कहूँ अगर एक को ज़्यादा खरीद लिया, मान लो ये 6 आ गया यहाँ पे, तो इसको एक कम करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 को ऊपर ले जाओ, अब यहाँ पे मिल गए। फिर मैंने कहा ठीक है, केले से जी उब गया, तो मतलब 3 ले लेते हैं केले को और एक सेब और बढ़ा लेते हैं। बोले हाँ 7 को। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन क्या दर्शाया कि 5 केला 5 सेब। ये कॉम्बिनेशन क्या कहा कि ठीक है हमने ख़रीदा तो, लेकिन 4 केला खरीद लिया और 6 सेब खरीद लिया, इसको बढ़ा लिया। ये कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि हमने एक सेब और कम, एक केला और कम कर लिया, एक सेब और बढ़ा लिया। तो ये सभी कॉम्बिनेशंस हैं। वैसे ही अगर 6 केला कर लो, ठीक है, यहाँ पे 6, और फिर यहाँ पे 5 से 4 आना पड़ेगा ना, तो 4 को ऐसे ले जाओ और 6 को ऐसे ले जाओ, तो यहाँ मिल गए। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन है, इनको ऐसे ही मिला दो हल्के हाथों से, हो गया। इसको इंडिफरेंस कर्व आईसी बोलते हैं, समझ गए? ओके, समझ गए ना? हो गया, इंडिफरेंस कर्व हो गया। यहाँ पे लिख दो अनधिमान वक्र। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्सप्लेन मतलब कि व्याख्या। किसी भी ग्राफ को बनाया है तो उसकी व्याख्या करना ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर समझे। तो पहले लिखो कि हमने एक्स एक्सिस पर सेब लिया है, ठीक है, ठेले पर नहीं, एक्स एक्सिस पर लिया है। फिर दूसरा हम क्या कहेंगे कि वाई एक्सिस पर, वाई अक्ष पर हमने केले को लिया है, तो लिया है, समझ गए? इतना। और बताओ क्या कि ये आईसी कर्व है, आईसी क्या है? ये इंडिफरेंस कर्व है। आगे हम ले चलते हैं। ओके, तो हम तीसरी पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि हर एक बिंदु पर, किस पे? बिंदु पर, हर एक कॉम्बिनेशन पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। अब कुछ चीज़ें और हैं। चौथी चीज़ हम लिख सकते हैं कि ये जो है ना, ये देखो ध्यान से, ये जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऐसे नीचे की ओर जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये नीचे की ओर जाता है, जो अनधिमान वक्र है वह नीचे की ओर जाता है। अनधिमान वक्र नीचे की ओर जाता है, इसका मतलब क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। पांचवा क्या है? अगर ये जितना ही राइट बढ़ जाएगा ना, उतना ही इसकी संतुष्टि और होगी, समझ गए? ये जितना राइटवर्ड यानी कि दाएं जाएगा, जितना दाएं जाएगा, बस इसको एज इट इज़ रट के छाप देना है। थोड़ा थोड़ा समझो, बाकी रटने की कोशिश करो। ये जितना दाएं जाएगा उतना ही अधिक संतुष्टि मतलब सेटिस्फैक्शन उपभोक्ता को मिलेगा, उपभोक्ता को मिलेगा। बोले वाह क्या बात है, हमने 1.5 पेज तो ऐसे भर दिया। अब दूसरी पॉइंट पूछा है संस्थिति यानी कि इक्विलिब्रियम, संस्थिति ऐसे लिखते हैं ना। ओके, संस्थिति मतलब क्या? जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर उपभोक्ता को मांग की गई वस्तु, उपभोक्ता ने कोई वस्तु मांगी, जहाँ पर उपभोक्ता को मांग की गई वस्तु उस निश्चित
कीमत पर मिल गई, मतलब जिसकी उतनी कीमत थी, जिसकी जितनी कीमत थी उतनी ही मांग थी। समझ गए ना। तो उस निश्चित मांग की गई वस्तु, यहाँ पे हटाओ, देखो जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर उपभोक्ता को मांग की गई वस्तु उचित अवस्था में मिल जाती है, माने कि पर्याप्त हो जाती है, उचित अवस्था में मिल जाती है, मिल जाती है। अब लिखो अर्थात, इसी को समझा दो कहाँ, जहाँ मांग बराबर पूर्ति हो वही संस्थिति कहलाता है। समझ गए बात को। यहाँ पर भी मैंने बोला सबसे पहले डिफिनेशन लिखो, दूसरी चीज़ मान्यताएं, एजम्पशंस, मान्यताएं, मान्यताएं में लिखो पहले लिखो कि ठीक है अदर, दूसरी जो वस्तुएं हैं, दूसरी वस्तुएं जो रिलेटेड गुड्स हैं, मान लो हमने चाय और कॉफ़ी की बात हम कर रहे हैं, मान लो दूसरी वस्तुओं की जो कीमत है, कीमत कांस्टेंट यानी कि स्थिर होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। यहाँ पर भी जो कंज्यूमर की आय है, मतलब उपभोक्ता की आय, जितना वो कमाता है उतना अब भी कमाए, उपभोक्ता की आय समान हो। समझ गए बात को। तीसरी चीज़ मैं बोलता हूँ ग्राफ बनाओ, डेफिनेशन, मान्यताएं, ग्राफ और ग्राफ का एक्सप्लेनेशन, ये चार चीज़ें अगर फॉलो कर लो तो नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है। ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा, देखो सबको पता होगा, ये है, ये है, समझ गए। अभी इन दोनों ग्राफ को बनाया, इन्हीं दोनों ग्राफ को मिला देंगे तो हो गया, उसी की सहायता से उसको हमने प्रूव कर दिया। तो मैंने बोला ये y है, ये x है, ये 0 है। हमने मान लिया इस पे क्या लेते हैं, क्वांटिटी यानी कि मात्रता, मात्रता नहीं मात्रा, माता मत बोल देना, क्वांटिटी होती है, यहाँ पे प्राइस होती है। हम जानते हैं डिमांड ऐसे आती है, समझ लेना कि डिमांड नीचे की ओर जाती है, सप्लाई ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर देते हैं उसी को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ये प्राइस है, ये हमारी मात्रा है कि मात्रा है, मात्रा, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। जहाँ पर इन लोगों ने कट कर दिया, जहाँ पर लड़ भिड़ गए वही इक्विलिब्रियम है। बस लिख दो इसको, और इतना बड़ा ग्राफ बना सकते हो, इक्विलिब्रियम। समझ गए बात को, ओके। तो अब इसी की हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं ना इसी की, कि कैसे क्या किया। पहला लिखो कि x एक्सिस पर हमने मात्रा लिया, देखो बहुत आसान है, जो बनाया उसी को एक्सप्लेन कर दो। x एक्सिस पर हमने मात्रा को लिया, ये होता है आंसर लिखने का सही तरीका पता सबको होता है, लिख कोई पाता है। x एक्सिस पर हमने मात्रा को लिया, दूसरा y एक्सिस पर हमने कीमत को लिया, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि जो d है वो डिमांड फंक्शन यानी कि डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र है, मांग वक्र है, और जो यस है पूर्ति वक्र है, सप्लाई फंक्शन है, पूर्ति कर्व वक्र है। ई पर दोनों भिड़ जाते हैं यानी कि दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं, बहुत भयानक हिंदी है। ई पर दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए ई इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि संस्थिति का बिंदु है। आप कुछ और लिख लो, लिखना चाहो तो 7वें नंबर पे लिख सकते हो कि जो डिमांड है वो नीचे की ओर जाता है, तो बोल दो कि जो मांग वक्र है, थोड़ी इंग्लिश लिख देना, डाउनवर्ड, नीचे की ओर जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इसका उल्टा सप्लाई है। 8 पॉइंट लिख दिया हमने ना। तो जो पूर्ति वक्र है वो अपवर्ड स्लोपिंग है,
अब देखो कैसे हम लोग लिखते हैं, देखो अब मेन हेडिंग, अनधिमान वक्र की सहायता से दोनों को हमने समझा। अनधिमान में क्या होता है, दो वस्तुएं होती हैं, एक को छोड़ा तो दूसरे को लिया, दूसरे को छोड़ा तो पहले को ज़्यादा ले लिया, समझ गया ना बात को। तो अनधिमान वक्र इसको कहते हैं, और उसकी सहायता से, वक्र की सहायता से संस्थिति बिंदु, बहुत बढ़िया है। बस अगर टोटल 4 पेज में भी लिख देते हैं इस पर तो फुल मार्क्स मिलते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम अनधिमान वक्र बनाते हैं, बड़ा से ग्राफ बनाओ, ठीक है, बड़ा से वक्र बनाओ, दिख ना रहा हो तो अब देखो। ओके, ये x है, ये y है, ठीक है। हमने अनधिमान वक्र में क्या कहा कि ये एक y गुण है, यानी कि केला था, यहाँ पर सेब था, और ये ऐसे एक कोई पॉइंट था, ये इंडिफरेंस कर्व है। बस एक रट लेना है कि इस था, और ये जो डिमांड है इसको ऐसे बस दिखा दो कि ये जो डिमांड कर्व है बस ऐसे जा रही है। ये जो डिमांड मतलब इक्विलिब्रियम वाला, ये एक था, अब इस पे बस डिमांड को खींच दो बस। तो ये जहाँ पे ये यहाँ पे टच कर रही है ना, जहाँ पर भी ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो इस डिमांड कर्व को यानी कि मांग फलन को जहाँ पर भी छू रही है, बढ़िया से छू रही है, उसी को तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो बंदा है सबसे ज़्यादा संतुष्ट है कि इसको ज़्यादा ले लिया, इसको कम ले लिया, इसको ज़्यादा ले लिया, इसको कम ले लिया, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है, बस ऐसे लिख दो, यहाँ प्राइस था, यहाँ क्वांटिटी था, इवन बता दो। तो ऐसा बोलो, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या कर दो। जहाँ पर लिखो, जहाँ पर अनधिमान वक्र ये इस वक्र के ऊपर चढ़ जाता है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये टेंजेंट हो जाता है, स्पर्श कर देता है, जहाँ पर अनधिमान, आराम से, जहाँ पर अनधिमान वक्र, ठीक है, डिमांड यानी कि मांग फलन को, मांग वक्र, जहाँ पर अनधिमान वक्र मांग वक्र पर स्पर्श कर देता है, स्पर्श यहीं पर करता है एकदम बीचों बीच, ठीक है, स्पर्श कर देता है, वही संस्थिति बिंदु कहलाता है। अब एक्सप्लेनेशन में क्या कर दो, ये तो ग्राफ हो गया, एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब ध्यान से देखो, पहली चीज़ बोलो, फिर से वही चीज़ें लिखो जो लिखते आए हो। बोलो कि एक्स एक्सिस पर, इसे बोलते हैं माठे में पानी डाल के और बढ़ा देना, वही बात, एक चीज़ को बार बार इसको यहाँ लिखाना, फिर यहाँ एक्सप्लेन करो, उत्तर लॉन्ग बनेगा। तो एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, क्वांटिटी लिया, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, एंड वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को लिया, कीमत को लिया, ठीक है। दूसरे पर हमने क्या बोला कि जो आईसी है, आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व और डिमांड कर्व इवन पर मिल रहे हैं, और जहाँ पर मिल गए वही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। हो गया बात ख़त्म। तो हमने क्या किया कि ठीक है, हमने एक पेज में क्या कहा कि अनधिमान वक्र को सबसे पहले समझा दो कि दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जहाँ पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिले उसे अनधिमान वक्र की सहायता से दर्शाया जाता है। माना दो वस्तुएं सेब और केला है, दोनों सब्स्टिट्यूशनल है। आज मेरा मान लो ठंडा है तो मुझे सेब खाने का मन कर दिया, कल गर्मी आ गई तो केला खाने का मन कर देगा, तो एक दूसरे को बदल सकते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी। उपभोक्ता की आय समान है, आय मतलब जो आए आने दो वही है आय। उपभोक्ता रेशनल हो यानी कि बुद्धिमान हो, पागल ना हो कि आज सेब खा लिया तो कल बोला अरे हम तो ये का खाए थे, पता ही नहीं का खाए थे। ग्राफ मतलब क्या है, एक तरफ केले एक तरफ सेब, हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 सेब और 5 केले। पहले तो हमने दोनों बराबर बराबर लिया क्योंकि हमारे पास पैसा है भैया तो लेंगे, लेकिन मैंने कहा यार ठंड है ना, इसको 4 कर देते हैं, तो बोले सर जी ठीक है। फिर इसको 5 से 6 कर देते हैं, ठंड है, यहाँ पे आ गया। फिर इसको 7 कर दिए, उसको और कम कर दिए, ठंड है। और मान लो गर्मी आ गई तो बोले कि अब केले को 5 से 6 कर दो, बोले यहाँ आ गया, तो केले को 5 से 4 करना पड़ेगा। अब ये जितने पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, इसको आप कॉम्बिनेशन
C1 C2 C3 C4 कह सकते हो, कॉम्बिनेशन हैं ये। बोलो कि C1 C2 C3 C4 ऐसे कॉम्बिनेशन है, इस पर कहीं पर भी घूम जाए ये जो उपभोक्ता है, समान उसको संतुष्टि मिलेगी। सब कुछ व्याख्या कर दो। ये एक्स एक्सिस पर सेब लिया, वाई एक्सिस पर केला लिया। फिर बताओ, क्या बताओ कि हर एक कॉम्बिनेशन पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी, अनुमान वक्र नीचे की ओर जाता है। बोले हाँ, ये जितना दाएं जाएगा उतना ही अधिक संतुष्टि उपभोक्ता को मिलेगी। मान लो दाएं मतलब कैसे, मैं समझा दूं। यही की जगह ये यहाँ पर हो जाता। तो देखो ना, इस 5 पे इसको इतना सेब मिल जाता, समझ गए ना। 5 केला तो मिलता ही मिलता, लेकिन यहाँ तक से नीचे आते 7, ये तो 5 ही, इसको बिना गंवाए ये ज़्यादा पा जा रहा है, और ऊपर जाएगा तो और ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। संस्थिति, जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर उपभोक्ता को मांग की गई वस्तु उचित अवस्था में मिल जाती है, यानी कि उचित मात्रा में मिल जाती है। मांग जितनी किया उतना ही पूर्ति मिल गई। जहाँ मांग बराबर पूर्ति हो वही संस्थिति कहलाता है। दूसरी वस्तुओं की कीमत स्थिर होनी चाहिए। बोले हाँ, मान लो इसकी मांग ठीक है, दूसरी वस्तुओं की जैसे मान लो सेब केला है, अनार की कीमत, इन सब की कीमत स्थिर होनी चाहिए। वरना वो 50 रुपये में 40 रुपये में आ गया तो हम कहेंगे छोड़ो यार, केला सेब क्या होता है, चलो अनार बढ़िया से खाते हैं, खून बनाते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता की आय समान हो। यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी है, मैंने फिर बोल दिया। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो इक्विलिब्रियम होगा। हमने अनधिमार इक्विलिब्रियम को दोनों को डिफाइन कर दिया, इसकी व्याख्या भी कर दी। अब इसकी सहायता से कि मैंने बोला ये अनधिमान वक्र भी बना लो ये वाला, और उस पर डिमांड में भी खिंचा दो। जहाँ पर ये दोनों छू जाएँ, बस इतना ही याद रखो, बढ़िया से छुआ दो, बढ़िया। यही इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब इसी को डिफाइन करना है कि यहाँ पे सेब था, यहाँ पे केला था। बोले हाँ, और जहाँ पर अनधिमान वक्र की पर देखो, जहाँ पर अनधिमान वक्र मांग वक्र पर स्पर्श कर देता है, छू लेता है, वहीं संस्थिति बिंदु कहलाता है। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर प्राइस को लिया। आई सी और डी इवन पर मिल रहे हैं, इसका मतलब इवन ही अनधिमान वक्र है। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। 3 पेज, ऐसा कोई नहीं है कि आप 5 पेज में लिखो। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आज क्वेश्चन नंबर 1 रहने देते हैं। एक दिन में एक क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। मैंने तो सोचा था 2 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कल 2 क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन एक दिन में अगर एक क्वेश्चन भी इंसान समझ रहा है तो मुझे लगता है इनफ इज़ इनफ है, समझ रहे हो। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि मांग क्या है। मांग क्या है मतलब जब एक व्यक्ति वस्तु को खरीदना चाहता है और उसकी औकात भी है तो उसको मांग कहते हैं। यानी कि मतलब जब एक उपभोक्ता एक वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है और उसकी योग्यता भी है उस वस्तु को खरीदने की, तो उसे उसका मांग कहेंगे। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम ये कहता है कि जब दूसरी वस्तुओं की और सारी चीज़ें जो वेरिएबल्स हैं, जो अचर हैं, सबको समान रख दिया जाए, कि दूसरी वस्तु की प्राइस ना बढ़े, आय ना बढ़े, तब भी केवल प्राइस के बदलने पर वस्तु क्या हो जाती है, समझ गए ना। इंसान के बदलने पर क्या हो जाता है, अरे ऐसे। तो मांग क्या है और मांग के नियम को बताओ। मांग के नियम पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए कि इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं। आलोचनात्मक, आलोचना मतलब केवल बुराई नहीं होता, अच्छाई भी होती है। मांग क्या है? मांग के नियम पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। हम डेली 20-20 मिनट पे एक वीडियो बनाएंगे आराम से। ये बहुत आसानी से इसको भी ग्राफ की सहायता से देखेंगे 3 या 4 पेज में। और यहाँ पे खुद जब एक छोटा सा आंसर समझ में आ जाता है तो हम बड़े बड़े आंसर को भी लिख लेते हैं। ओके, तब तक के लिए इसको बस एक क्वेश्चन डेली देखते रहो, और इसको तो एक क्वेश्चन डेली देखते रहो। बाकी वो जो स्टैटिक्स है ना, उस पर फोकस रखे रहो, क्योंकि उसमें इतने मार्क्स 40 लाना बहुत आसान बात है, ठीक है ना। इसमें भी 40 आएंगे, बस इसको अभी धीरे धीरे, अभी एक घर बन रहा है ना, स्टैटिक्स वाला बन रहा है ना, अब इसको धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ। 10 जनवरी तक जब वो कंप्लीट हो जाए स्टैटिक्स अच्छे से, तो इस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा कर दो, ठीक है।